नमस्कार, मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल द अजय वालिया शो में। उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा होगा। इतना सच बोल के होठों का तबस्सुम ना बुझे, इतना सच बोल के होठों का तबस्सुम ना बुझे। रोशनी खत्म ना कर, आगे अंधेरा होगा। हरियाणा की राजनीति में मशहूर शायर निदा फाजली की गज़ल की ये लाइनें इस वक्त वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल विज पर सबसे ज़्यादा फिट बैठती है। अपनी साफ गोई के चक्कर में हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री और हरियाणा में गब्बर के नाम से मशहूर अनिल विज किस कदर अलग थलग और अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको अपनी ही सरकार में हुए काम की जानकारी लेने के लिए आरटीआई लगानी पड़ रही है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये आरटीआई वाला मसला आखिर है क्या। असल में जिस वक्त अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री थे, तब अंबाला और करनाल रेंज के पुलिस कर्मचारियों की प्रमोशन में हो रहे भेदभाव पर यह कहकर उनका ध्यान दिलवाया गया कि फरीदाबाद और गुरुग्राम आदि जगहों पर पुलिस कर्मचारियों के प्रमोशन की रफ्तार अंबाला और करनाल रेंज के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज है। और जब इस मामले में विज के आदेश पर सारे राज्य के पुलिस कर्मचारियों की सीनियोरिटी लिस्ट को चेक कराया गया, तो प्रमोशन में बड़े पैमाने पर एनोमलीज पाई गई और इन एनोमलीज को डीजीपी कार्यालय और हरियाणा के गृह विभाग के निर्देश पर जब ठीक किया गया, तो इसका फायदा सैकड़ों कर्मचारियों को मिला और वो लोग पदोन्नति पाकर एएसआई से एसआई यानी सब इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट तक आ गए। ऐसे ही प्रमोशन पाए दो पुलिस कर्मचारी इस मामले में अनिल विज का धन्यवाद करने जब उनके निवास स्थान पर पहुंचे, तो विज साहब का मुंह मीठा करवाते हुए और उनका आभार जताते हुए इन पुलिस वालों की तस्वीरें वायरल हो गई। और यहीं से शुरू हुआ एक सियासी खेल कि जैसे ही विज साहब के साथ मिठाई खाते खिलाते इन दो पुलिस वालों की तस्वीरें वायरल हुई, तो ना जाने किसी नेता या किसी अफसर को ये तस्वीरें नागवार गुजरी और 24 घंटे में इन दोनों पुलिस वालों का तबादला एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर अंबाला से नूह करते हुए इनकी इमीडिएट रिलीविंग के ऑर्डर्स दे दिए गए। अब जैसे ही इन पुलिस वालों के तबादले की बात अनिल विज के संज्ञान में लाई गई, तो अनिल विज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इस मामले में बात की और आखिर मुख्यमंत्री के इंटरफेयर के बाद पुलिस वालों का तबादला फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन इस मामले में अनिल विज को शायद कोई इनपुट दिया गया कि इनकी ट्रांसफ़र क्यों हुई है, और इस क्यों को जानने के लिए अनिल विज साहब ने कोशिशें की होगी, आदेश भी दिए होंगे, लेकिन उन्हें इस ट्रांसफ़र के क्यों का जवाब शायद नहीं मिला। तो आखिरकार थक हार कर विज साहब ने अब इस मामले में डीजीपी कार्यालय में आरटीआई लगाकर ट्रांसफ़र के आदेशों और नोटिंग की कॉपी मंगाकर अपने इन सवालों को जानने की कोशिश की है कि उनको मिठाई खिलाकर उनका आभार जताने आए हुए उन दो पुलिस वालों पर आखिर हंगामा क्यों बरपा है। विज साहब का ये सवाल जायज़ भी है कि आखिर ऐसा क्या काम सरकार ने किया है या पुलिस विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों ने किया है जिसकी हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से पर्दादारी है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना तो है कि एएसआई और एसआई जैसे साधारण पदों पर हुई ट्रांसफ़र के कारणों को जानने के लिए भी यदि हरियाणा सरकार के वर्तमान विधायक और पूर्व के गृह मंत्री तथा हरियाणा बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार अनिल विज को भी एक साधारण आदमी की तरह यदि आरटीआई लगानी पड़े, तो हालात समझे जा सकते हैं कि द पार्टी विद डिफरेंस का नारा देने वाली हरियाणा की बीजेपी सरकार में इंटरनल डिफरेंसेस का लेवल आखिर क्या है। अब आरटीआई के माध्यम से ही पता चलेगा कि उक्त दोनों पुलिस वालों के ट्रांसफ़र ऑर्डर्स का रूट कॉज वाकई एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड ही था या अनिल विज के रुतबे को वो अल्फाज सुनाने की कोशिश थी जो अल्फाज उन्होंने अपनी सरकार आने पर 2014 में अफसरों को पहली बार मीटिंग में सुनाए थे कि अब खुद को बदल डालिए क्योंकि अब निज़ाम बदल चुका है। 2014 से 2024 तक के बीजेपी के दो बार के कार्यकाल में बने दोनों सीएम के साथ और प्रदेश के कुछ खास बड़े अफसरों के साथ यदि अनिल विज की कोई चीज़ कॉमन रही है तो वो है उनकी नाराज़गी।
ये बात सबको पता है कि अनिल विज मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी दोनों के साथ ही असहज महसूस करते रहे हैं। यानी नायब सैनी के सीएम बनने से अनिल विज नाराज नजर आए तो पिछले सीएम मनोहर लाल खट्टर से भी उनके मत मतांतर के किस्से हरियाणा की राजनीति के गलियारों में पूरे चटखारे लेकर सुने और कहे गए हैं। नायब सिंह सैनी सीएम बने तो अपनी नाराजगी के चलते विज ना तो नई सरकार के शपथ ग्रहण में आए और ना ही कैबिनेट विस्तार में पहुंचे। उन्होंने उनको ऑफर हुआ मंत्री पद भी ठुकरा दिया तथा लोकसभा के चुनाव प्रचार से भी उन्होंने काफी समय तक दूरी बनाए रखी। हालांकि उनका गुस्सा कई बार बाल सुलभ जैसा भी मालूम पड़ा कि जब उनको मनाने नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी उनके पास आए या मनोहर लाल खट्टर उनके घर पर पहुंचे तो उन्होंने ये कहते हुए उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया कि मैं नाराज नहीं हूं, ऐसी बातें होती रहती हैं। लेकिन इस बार की उनकी नाराजगी को कांग्रेस ने अपने ट्वीट्स पर यह कहकर जरूर भुनाया कि इतना रूठे कि सनम ने मनाना ही छोड़ दिया। वैसे देखा जाए तो नायब सैनी के सीएम बनने पर उनका गुस्सा आधारहीन नहीं था, क्योंकि वे पार्टी के सबसे वरिष्ठ और समर्पित नेताओं में से एक रहे हैं और 6 बार का विधायक रहने का एक बड़ा रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज है। इसके बावजूद सीएम के बदले जाने की उन्हें भनक तक भी ना दी गई। नायब सैनी को इस तरह सीएम बना देने के बयान पर अनिल विज ने भड़कते हुए साफ तौर पर इसे अपने ऊपर बम गिरने जितना भयानक करार देते हुए बीजेपी आला कमान को आड़े हाथों लेते हुए पूछा था कि यदि राज्य के मुख्यमंत्री के बदले जाने जैसी बड़ी बात गृह मंत्री के साथ ही साझा ना की जाए तो ऐसा गृह मंत्री होने का फायदा क्या है। असल में जब भाजपा के साथ जेजेपी का गठबंधन टूटा तब वे अपना इस्तीफा देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ उन्हीं की गाड़ी से गए थे, लेकिन तब भी उन्हें नया सीएम बदले जाने के बाबत कोई जानकारी नहीं दी गई थी, इसलिए उनका गुस्सा तो जायज़ था। लेकिन एक सच ये भी है कि अनिल विज इस सरकार में इतनी बार रूठे कि बीजेपी ने भी उनके गुस्से को उसी लहजे में इग्नोर करना शुरू कर दिया, जैसे घर के बहुत बुजुर्ग हो चुके व्यक्ति के गुस्से को और उसकी तिलमिलाहट को अक्सर घर के बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं कि इनका काम तो ऐसे ही रूठना और गुस्सा करना है। यानी सच्चाई यही है कि इन 2 पुलिस वालों के ट्रांसफर प्रकरण में या सीएम नायब सैनी के सीएम बनने के मुद्दे पर अनिल विज की नाराजगी बीजेपी के लिए कोई पहली बार की नाराजगी नहीं है। अनिल विज से ही असहमति रखने वाले बीजेपी के ही लोगों का मानना है कि हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में वर्णित ऋषि दुर्वासा भी शायद इतने क्रोधित ना हुए हों जितने कि अनिल विज। और ये भी एक कारण है कि बार बार उनके गुस्से ने, बार बार की उनकी नाराजगी ने उनके वजन को अपनी ही पार्टी में कम कर दिया, क्योंकि बेशक गुस्सा अकारण कभी नहीं होता, लेकिन गुस्से का कारण कभी कभार ही सही होता है। अक्सर गुस्सा गलत बात पर ज्यादा होता है। असल में अनिल विज ने खट्टर के सीएम बनने पर शुरू से ही उन्हें तेवर दिखाए रखे। खट्टर के साथ सीआईडी को लेकर चला उनका झगड़ा लगातार अखबारों की सुर्खियां बना रहा, तो अपनी ही सरकार से नाराज विज ने करीब 1 महीने तक साल 2023 में स्वास्थ्य विभाग को लावारिस छोड़े रखा। हालांकि दोनों ही जगह विरोध के जो कारण विज ने गिनवाए थे वो उनकी तरफ से भी जायज़ थे, लेकिन किसी एक बात पर बड़ा स्टैंड लेने की बजाय बार बार अनिल विज की तरफ से की गई उनकी तुनक मिजाजी और उसके बाद उस मुद्दे पर अपना स्टैंड बैक करने को बीजेपी ने शायद उनकी अनुशासनहीनता मान लिया और धीरे धीरे बीजेपी आला कमान की नज़रों में उनका वजन कम होना शुरू हो गया। बीजेपी में उनके गिरते हुए ग्राफ की पहली बानगी अक्टूबर 2022 में उस वक्त देखने को मिली जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनको 2 दिवसीय चिंतन शिविर में गंभीरता से नहीं लिया और उनके द्वारा तय समय से ज़्यादा समय लिए जाने पर अमित शाह ने विज को 4 बार टोकते हुए उनका भाषण खत्म करवाया। और अमित शाह के बस इस एक इशारे ने, जो शायद उस मीटिंग में प्रोटोकॉल की मजबूरी रहा हो, लेकिन उस एक इशारे से प्रफुल्लित कुछ स्थानीय नेताओं ने उनके खिलाफ बाकी की रणनीति को अंजाम देते हुए विज की अहमियत को घटाने जैसे मुद्दे पर चुपचाप काम करना शुरू कर दिया। वैसे तो सियासत का बुनियादी उसूल यही है कि इसमें कामयाब होने वाला तकरीबन हर सियासतदान सबसे पहले अपने रास्ते के हर उस कांटे को हटाता है जिसे वो अपने लिए आने वाले वक्त का खतरा मानता है। तो विज से दिक्कत मानने वाले नेताओं ने भी विज से खतरा महसूस करते हुए उनको हाशिए पर लाने की रणनीति पर सफलतापूर्वक काम किया।
अच्छा, ऐसे मामलों में एक दिलचस्प बात यह भी है कि कभी कभी जैसे रिलेशनशिप, पार्टनरशिप और पार्टी संगठन के मामले में अक्सर घात लोग अपने प्रतिद्वंदी के लिए ऐसे अदृश्य चक्रव्यूह की रचना रचते हुए ऐसे हालात खड़े कर देते हैं कि उसे दूर करने की या उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश ही नहीं करनी पड़ती, बल्कि हालातों के चलते ऐसा शख्स, ऐसा प्रतिद्वंदी खुद ही दूर होना शुरू हो जाता है। कभी कभी मुझे ऐसा अनिल विज के मामले में भी लगता है कि इतने वरिष्ठ व्यक्ति की तुनक मिजाजी से परेशान उनके अपने लोगों ने ही कुछ ऐसी व्यूह रचना कर डाली कि नायब सैनी सरकार में उन्हें मंत्री पद दिए जाने के बावजूद भी उन लोगों की विज को पिछली सफ में खड़ा करने की रणनीति कामयाब हो गई, और इस दर्जा कामयाब हो गई कि बतौर गृह मंत्री हरियाणा में लंबे समय तक जनता दरबार चलाकर भ्रष्ट अफसरों की खटिया खड़ी करने वाले और अपनी ही सरकार के लोगों को उनके गलत कामों के लिए भी निशाना पर लेने वाले अनिल विज को आज टूथलेस टाइगर बनाने का षड्यंत्र काफ़ी हद तक कामयाब नजर आ रहा है। क्योंकि इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि उनके जनता दरबार चलाने को भी हरियाणा की एक पैरेलल गवर्नमेंट मानने का नाम देते हुए इसे अपने लिए एक राजनीतिक असुरक्षा मानने वाले लोगों ने कई बार ऐसी कोशिशें की कि जनता दरबार बंद हो जाए, जबकि अनिल विज अपने बीमार होने के बावजूद भी अक्सर अस्पताल से उपचाराधीन होते हुए भी जनता की सेवा में साफ तौर पर समर्पित नजर आए थे। हालांकि अति क्रोध के अलावा अनिल विज की दूसरी कमी लॉबिंग की कमी रही है, क्योंकि अनिल विज ने पार्टी में कभी भी ना तो किसी गुटबंदी को खुद हवा दी और ना ही खुद किसी गुट में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी में अपना मुकाम अकेले ही बनाए रखा, और यही कारण है कि जब नायब सैनी के सीएम बनने की घोषणा हुई और उन्होंने उस मीटिंग को बीच में ही छोड़ा, तो ना तो उस वक्त किसी भी नेता या विधायक ने उनका साथ दिया और ना ही बाद में किसी भी विधायक ने या किसी भी नेता ने अनिल विज की नाराजगी को जायज़ बताया। यानी हरियाणा बीजेपी के इतने बड़े फैसले का विरोध करने के मुद्दे पर अनिल विज अकेले ही खड़े दिखाई दिए, किसी भी छोटे बड़े नेता ने विज का समर्थन नहीं किया। इसके उलट पार्टी में लॉबिंग ना करने जैसी और पार्टी में रहते हुए आला कमान की गुड बुक्स में ना रहने की जो गलती अनिल विज से हुई, उसे नायब सैनी ने नहीं दोहराया, और विधायक से राज्य मंत्री, राज्य मंत्री से सांसद, सांसद से प्रदेशाध्यक्ष और अंततः प्रदेशाध्यक्ष से मुख्यमंत्री बनने तक के सफर में नायब सैनी ने पार्टी संगठन की जड़ों से लेकर के ऊपरी सिरे तक अपने नाम को पहुंचाया। हरियाणा की राजनीति में भी मनोहर लाल खट्टर की सरपरस्ती में असीम गोयल, सुभाष सुधा, विशंबर वाल्मीकि और गुज्जर जैसे नेताओं को अपने खेमे में साधते हुए नायब सैनी ने अपने राजनीतिक अस्तित्व को मजबूत किया। बहरहाल बात अनिल विज की चल रही है, तो इसी मुद्दे पर आते हैं कि हालांकि नई सरकार के गठन के तरीके से नाराज अनिल विज ने इशारों में तब अपने एक्स हैंडल पर लिखा था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। लेकिन भले पार्टी के प्रति अपनी समर्पण भावना के चलते अब भी अनिल विज राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं को एक्स पर गरियाते हुए एक्टिव जरूर दिख जाते हैं, लेकिन फिलहाल सच यही है कि आज के अनिल विज हरियाणा बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी ही है, जिनकी मेहनत और जिनके किए कराए का फल किसी और के हिस्से में आ गया है, और उन्हें अब ओम प्रकाश धनखड़ और रामविलास सरीखे वरिष्ठ और उम्र दराज नेताओं के साथ अब हरियाणा बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के नेताओं में अघोषित रूप से शामिल मान लिया गया है, जो शायद अपने साथ हुए सियासती धोखे और अपने अतीत को याद करते हुए मशहूर शायर मुनव्वर राणा के इन अल्फाजों को जरूर महसूस करते होंगे कि सियासत से अदब की दोस्ती बेमेल लगती है, सियासत से अदब की दोस्ती बेमेल लगती है, कभी देखा है पत्थर पे भी कोई बेल लगती है। ये सच है हम भी कल तक जिंदगी पे नाज करते थे, ये सच है कि हम भी कल तलक जिंदगी पे नाज करते थे, मगर अब जिंदगी पटरी से उतरी रेल लगती है। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, जल्द मिलेंगे किसी और बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।